साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और जिस तरह से आप देखते रहते हैं कि हम जो हमारे ख़ास तौर से पुअर सेक्शन पे SC ST OBC या माइनॉरिटी या किसी भी गरीब वंचित पर कहीं भी अन्याय होता है या एट्रोसिटी होती है, उस पर हम कोशिश करते हैं कि उनको न्याय दिलाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या कार्रवाई करा सकते हैं, किस तरह से उनको न्याय मिले। वैसे ही एक पीड़ित हैं हमारे जो SC समाज से आते हैं, मिस्टर सुनील जी, फरीदाबाद रहते हैं अभी, और उनकी मिसेज भी हैं साथ में। तो बड़े हैरानी की बात है कि किस तरह से जाति देख करके और किस तरह से उन लोगों के ऊपर घेरा बनाया जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और ये इनका एक ज़मीन का मामला है। जो ज़मीन इन्होंने खरीदी कुछ टाइम पहले, कई साल हो गए हैं, तो वो ज़मीन आज की डेट में वो इतनी महंगी हो गई है। और वो एक बड़ा रास्ता जैसे होता है, चौड़ी रोड पर इनकी ज़मीन उन्होंने खरीदी थी। उस ज़मीन पर किस तरीके से जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त, अभी तक किसी ने कुछ इनको कभी नहीं कहा। जहाँ पर एक ये अपना वहाँ पे इन्होंने पेड़ भी लगाए हुए हैं और एक कमरा वगैरह भी बनाया हुआ है, वहाँ पर खेतीबाड़ी भी करते हैं। उस ज़मीन को वहाँ से दूसरी जगह दिखाया जा रहा है। देखिए कितने बड़े अफसोस की बात है, जो उनके ख़रीदने के टाइम से अब तक लगातार उस पर वो खेती कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ बीच बीच में जाते हैं, खेती करते हैं, और उसमें कुछ ज़मीन उनकी मिसेज के नाम से भी है, सुनीता जी बैठी हैं साथ में, और कुछ इनके नाम से है। लगभग आई थिंक 7.5-8 बीघे के आसपास है। 1.5 एकड़। हाँ, 1.5 एकड़ मतलब वही 7.5-8 हज़ार गज के करीब हो गए। और अब बाकी उनसे बात करेंगे कि आखिर ये सिचुएशन इतने सालों बाद उनके साथ क्यों हो रही है कि उस ज़मीन को वहाँ की बजाय पीछे दिखाया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा कब्जा है, बाउंड्री है। उन्होंने अपने कटीले तार वगैरह जो लगा देते हैं बाउंड्री पे, वो भी लगाए हुए हैं। तो सर, ये आप बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं, और जो रिलेटेड जो प्रशासन है इसको हम सारे स्टेप पे जा रहे हैं। SC कमीशन इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको वो न्याय देने का काम करे, और वो करता भी है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों को उसके प्रोसेस का नहीं पता होता है या फॉलोअप नहीं करते हैं, उसके इसको बीच में छोड़ देते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि SC कमीशन किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, एक संवैधानिक फ्रीडम बॉडी है। बशर्ते कि आप वहाँ पे प्रॉपर जा कर के, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर जाना चाहिए, आपका अप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, प्लस फॉलोअप का बहुत ज़्यादा मामला, क्योंकि वहाँ SC कमीशन में लाखों केसेस होते हैं पूरे देश के, इतना बड़ा देश है। तो कई बार वो फाइल फिर ड्रॉप हो जाती है, वो लोग फॉलो नहीं, वहाँ का डिपार्टमेंट देखता नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा सीरियस मामले उनको ज़्यादा उसमें लिया जाता है। लेकिन अगर आप लगातार फॉलोअप करें, वहाँ जाएं, उनसे पूछें सर हमारे केस में क्या हुआ, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है। हमने कई सारे केसों को वहाँ ले जा कर के उठाया और उसमें जस्टिस डिलीवर हुआ है। सुनील जी, ये सिचुएशन जो आई है आपके साथ, क्यों आई है? सर, मैंने ये जो ज़मीन जो जैसा आप बता रहे हैं 2019 में मेरी वाइफ सुनीता के नाम से लगभग 1 एकड़ ज़मीन मैंने ली थी 2019 में। क्योंकि मैं सोनीपत से बिलोंग रहता, मैं फरीदाबाद में हूँ, सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये था भाई, अपनी जन्मभूमि जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मेरी एजुकेशन वहाँ से, जहाँ से मेरा तरक्की का रास्ता खुला, मैं वहाँ पर ज़मीन लूँ। उच्च कम्युनिटी के जो लोग जो होते हैं उनके पास ज़मीन है, तो एक बचपन से इच्छा होती थी भाई हमारी भी कुछ ज़मीन हो, हम भी खेती बाड़ी करें थोड़ा बहुत। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हमने अच्छी नौकरी पे गए, बाबा साहब की वजह से हम पढ़े लिखे, नौकरी पे लगे। तो हमने मतलब कि वहाँ पे कुछ पैसे जोड़ के, कुछ पिताजी रिटायर हुए थे, उनकी पैसे जो जुड़े, कुछ लोन लेके हमने जैसे तैसे करके 1 एकड़ ज़मीन जो है 33 फीट रोड पे जो प्राइम लोकेशन जो है वहाँ पे हमने ज़मीन ली। और आप 1.5 एकड़ बता रहे हैं ना? 1 एकड़ पहले ली थी 2019 में। जी। और वाइफ के नाम से, और आधा एकड़ मैंने 2022 में, फिर थोड़े से और पैसे जोड़ के लोन लेके 2022 में आधा एकड़ उससे साथ लगती ज़मीन मिली थी। फिर तो टोटल 1.5 एकड़ के करीब जो ज़मीन मेरे पास है। तो 2019 से हमने फिर उसमें तारबंदी की, वहाँ पे
कमरा बनाया, फ्रूट के प्लांट लगाए, भाई कुछ ऑर्गेनिक खाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, 5-6 साल में हो जाएंगे तो एक अच्छा खान पान होगा, हमारा बच्चे भी आगे वो होंगे। तो इस लिहाज से हमने ये ज़मीन ली थी। और पिताजी का भी हमारा वो था, भाई हम बचपन से सुनते थे भाई हम भी काश हमारी भी ज़मीन होती। तो एक पिताजी की इच्छा से और अपने एक अच्छा खाने पीने की वजह से भाई हम कमा रहे तो हमने ज़मीन ये ली थी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 2019 से हमने उसमें फ्रूट के प्लांट लगाए और सबसे अच्छी बातचीत थी मेरी वहाँ पे। तो सभी आते हैं कि भाई आप कहाँ से हो, आप तो बाहर के बंदे हो, दिल्ली से हो, फरीदाबाद से। मैं कहा नहीं, मेरा जन्म सोनीपत में हुआ, मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। तो कह रहे ये मैडम जो है आपकी जो घरवाली है ये तो हरियाणा से नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ये झारखंड से हैं। अच्छा। तो कह रहे ठीक, आपकी बिरादरी क्या है? मैं कहा जी उसमें क्या रखा है बिरादरी में, थोड़ा सा ये एक बचपन से जब हमने देखा है भेदभाव तो हमें जाति बताने में थोड़ा सा वहाँ पे हिचक थी थोड़ी सी कि भाई ना बताएं। तो बार बार सब कुछ चलता था, बातचीत। जाति के बिना तो इस देश में सिस्टम कहीं कुछ हिलता ही नहीं है। हाँ सर, वो हम बचपन से देख रहे, कोई भी प्रशासन होता है कुछ पूछता है, कहीं भी जाति से ही आपकी पहचान होती है। जाति आपका टाइटल नेम से सोचने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। तो टाइटल हम नहीं लगाते थे। तो लेकिन वो पूछते थे, कोई मेरे को बोलता है भाई आप पंडित हो, आप बनिया हो, आप त्यागी हो, आप क्या। तो मैं उसको हंसी मजाक में टाल दिया, मतलब किसी को क्लियर, मैं इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं करता था। तो धीरे धीरे फिर मैडम तो नहीं है हरियाणा से, कहते मैं हरियाणा की बहू हूँ तो मैं हरियाणा से ही होगी, हरियाणवी क्योंकि बोल लेती है थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन बोला नहीं ये हरियाणा से। मैं कहा नहीं ये झारखंड से है। तो झारखंड से कहाँ से है? तो इस तरह से तहकीकात वगैरह उनकी शुरू करते रहे। तो सब कुछ चल रहा था। मेरे प्लांट वगैरह में हफ्ते में 15 दिन में जाता था वहाँ पे, पानी वानी लगा के पौधों में, क्योंकि पानी की ज़रूरत थी, जाता था। मेरे पिताजी मतलब कि इस उम्र में 75-76 80 साल के करीब उनकी उम्र है। इस उम्र में भी वो जाके एक शौक़ जो उनका बचपन से जो उनकी इच्छा थी, भाई आज उनकी इच्छा पूरी हुई है पिछले 5-6, वो भी उसमें अपना शौक़ पूरा करते, खेती बाड़ी करते थे, गर्मी में भी लगे रहते थे। तो उनसे भी पूछा जाता था भाई आप किस बिरादरी से, तो वो भी मैंने उनको मना किया था, पापा कि आप मत बताना नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा, लोग चिढ़ने लगते हैं। तो 5-6 साल से सब कुछ चल रहा था। अचानक 1 साल पहले मतलब कि चोरी, जो मैंने वहाँ पे कुछ गैस सिलेंडर रखा था कमरे में और भी कई सामान ज़रूरत की चीज़ें, कि हम बाई चांस आते दिन में चाय पानी पीना, खाना बनाना पड़े, बर्तन सारा कुछ एग्रीकल्चर टूल्स थे मेरे पास में जो, तो वो अचानक से चोरी होने शुरू हो गए। लगातार 3 हफ्ते में गया, तीनों हफ्ते कुछ न कुछ आइटम जो गायब मिले। फिर तीसरे हफ्ते में जो है दरवाज़ा तोड़ के भी अंदर से कुछ बड़ा सामान जो खिड़की से नहीं निकला तो वो चोरी हुआ। मैंने उसकी कंप्लेंट भी पुलिस प्रशासन में दी। सबसे अच्छी बातचीत थी, मेरे को था नहीं भाई कोई लोकल आदमी कर सकता है, तो कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन अचानक से मैं देखता हूँ कि उनका जो मेरे 3 साइड में ज़मीन लगती है जिनकी, उसमें एक जो है अमरजीत हैं, भोलू बोलते हैं उनको, एक सोनू, अक्सर वो बीच में बोलता रहता था, बातचीत अच्छी बातचीत दिखाता था। तो भोलू, सोनू और एक उन्हीं के परिवार से राजेश है, 3-4 लोग जो, और भी 10-12 लोग हैं जो अच्छी बातचीत थी। लेकिन अचानक से कुछ लोगों का 2-3 जो मेरे चारों तरफ जिसकी ज़मीन लगती है, उनका रवैया सा थोड़ा चेंज हो गया, तो बातचीत वगैरह करनी बंद कर दी। तो मैंने कहा यार, मैं क्या हो सकता है, क्या पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है नॉर्मल, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता, मैं घंटे 2 घंटे के लिए आता था, अपना खेती बाड़ी देखे, मेरे पौधे ठीक हैं, जिंदा हैं, पानी की ज़रूरत है। तो अब बीच में पता चला मेरे जो है पौधे भी ख़राब होने शुरू हो गए। तो समझ में मैं हो सकता पानी भी दे रहा हूँ फिर भी पौधे क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो कभी कोई बोलता है खाद की वजह से तुम्हें प्रॉपर केयर नहीं करना, इस हिसाब से जो है वो मतलब नुकसान होना मेरा शुरू हो गया। तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जिन्होंने मेरे को ज़मीन दिलाई थी, तो उन्होंने बताया भाई सुनील जी आपकी ज़मीन पे ना थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और ये खेवट बोलते हैं कि खेवट, कॉमन खेवट की ज़मीन थी। तो वो खेवट जो है वो मतलब कि अलग आपका नंबर ना पीछे लगाया जा रहा है। तो एकदम से झटका लगा मेरे को, मेरी मेहनत की कमाई जो मैंने पैसे ज़्यादा लेके भाई मेरे गाड़ी वाड़ी में मैं जाता हूँ, अंदर तो मैं सस्ती में लेता, मैंने इसलिए अपनी उसके लिए सुविधा के लिए कि भाई मेरी गाड़ी मेरी अंदर चली जाए, तो उसकी वजह से मैंने मेन रोड पे ली, जिसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, अंदर की ज़मीन की तो आधे से भी कम कीमत होती है। तो मेरा नंबर पीछे लगाया जा रहा है, और पीछे भी क्या मतलब एक जगह ज़मीन भी नहीं, मेरी 3 जगह ज़मीन को उन्होंने बांट दिया, ये पता चला अब जो पता चला। तो हैरानी हुई हमें, तहसीलदार
से मिलके वो बताया किसी ने भी तहसीलदार से मिलके, और उन्होंने ना वो किया, मतलब एक नोटिस तो आना चाहिए ना, जब खेवट अलग करवानी, अब खाता अलग करना ना, एक नोटिस तो हमें सर्व होना चाहिए ना। हाँ। तो वो भी नहीं हुआ, वो तो किसी और के जरिए, मैं तो उसका एहसानमंद हूँ, उन्होंने हमें टाइम से बता दिया। तो लेकिन उस टाइम का भी कुछ मेरे को ऐसा फ़ायदा लगा नहीं। तहसीलदार से नक्शा वक्शा सब कुछ पास हो गया। उसके बाद फिर जो है हमने अपील लगाई, सिटी मजिस्ट्रेट के पास पे अपील लगाई। तो मैडम वहाँ पे मौके पे आई, उन्होंने सारा देखा। अच्छा। हमने बोला मैडम को कि भाई ये देखो हमारे पेड़ कोई आज के तो है नहीं, तो आप इनकी जो है वो चेक करवाइए, लेबोरेटरी में टेस्ट करवाइए, मकान कितना पुराना बना है, मेरे पौधे कितने बड़े हैं। अगर इनकी ज़मीन होती तो क्या ये लोकल लोग हाँ, शुरू में क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोल रहे? मेरे से अच्छे से बात जब जिसने जमीन अलॉट की वहाँ पे, जो चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर है या खेत वाला है, उसने जब आपको हैंडओवर की, अगर गलत थी तो तब बोलेगा ना सामने वाला। बोलते। हाँ। तो मेरे को ये बताया कि भाई जिसका जहाँ कब्जा है जमीन उसी की होती है, कल को अलग करवाना है तो जो जहाँ बैठा उसी की जमीन अलग हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरे को तो इन चीज़ों का पता नहीं, क्योंकि हम तो घरे, हमने तो कभी जमीन जायदाद का वो देखा ही नहीं था। नौकरी, पापा नौकरी करते थे, हम भी पढ़ लिख के नौकरी लगे, जमीन का तो हमें कुछ पता, हमारे लोगों पे होती नहीं है सर जमीन ज़्यादातर। तो किसी की है ही नहीं। तो पढ़ लिख करके थोड़ा पैसा इकट्ठा कर कोई कहीं खरीद लेता है प्लॉट सब। तो वो सब पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो मैंने कहा क्या होगा, तो उन्होंने फिर बताया भाई ऐसे ऐसे सिटी मजिस्ट्रेट के पास में अपील में जाते हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट मैडम वहाँ पे मौके पे आई, उन्होंने देखा सारा, कह रहा हाँ ठीक है, पौधे पुराने लगे हुए। अगर उनकी ज़मीन थी, वो कहते हैं भाई हमारी ज़मीन है ये मेन रोड पे, हमें चाहिए, तो वो 6 साल पहले ही जब मैंने ज़मीन, जब भी ऑब्जेक्शन करते, पौधे क्यों लगाने देते, मकान क्यों बनने देते, तारबंदी। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से जिस तरह से आपसे बार बार जाति पूछते थे, बिल्कुल वही लग रहा है, वो कहीं से उन्होंने आपकी जाति का पता कर लिया, तो ऐसी समाज से है। धीरे धीरे उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया, ये झारखंड से है, आप सोनीपत से कहाँ पर हो, मैंने ये बताया भाई इतना तो आदमी वो नहीं होता ना भाई, हर चीज छुपाएगा। हाँ, जब गांव बताओगे तो जाति तो अपना भी क्लियर हो जाएगा। गांव भी बता दिया मैंने, मेरा सेक्टर भी बता दिया, मैं वहाँ पर सेक्टर 23 सोनीपत में हमारा घर है, सभी जानते हैं किस बिरादरी से हैं। तो मैं भी उन्होंने जो है पता कर लिया। और अचानक से कि जब 6 साल से कोई नहीं बोला था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भाई मेरी जो ज़मीन पीछे लगा दी गई। तो एक जनरल किसी से बात की, कह रहा भाई इनको हजम नहीं हो रहा कि तुम चमार बिरादरी से आते हो तो आप फ्रंट में बैठोगे, इनके तीनों तरफ इनकी ज़मीन है और तुम इनके बीच में कैसे आके बैठ गए, और वो भी फ्रंट पे, वो भी फ्रंट पे बैठ गए। उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। 6 साल में कीमतें कहाँ से, कि सबको पता कीमतें मेंटलिटी रही होगी ना कि हमारा क्या कर लेगा ये, बिल्कुल मेंटलिटी, अपना जो कुछ ना कुछ करके नहीं है और इसको पीछे भेज दो और ये तो कब्जा लेते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट मैडम ने बोला भाई ठीक है, आपका लग रहा पुराना है। तो मेरे को लगा भाई कानून है इस देश में कुछ, तो सभी एक जैसे नहीं होते, थोड़ा मेरा विचार चेंज होने लगे। लेकिन अचानक से जब फैसला आया तो पता चला कि मेरी तो उस अपील खारिज कर दी गई है। तो अभी हमने जो है अभी फिर दोबारा से कमिश्नर साहब के पास में अपील लगाई है कि भाई ये मेरे को रिलीफ दिया जाए इस चीज़ में, मेरी ज़मीन ना छीनी जाए। मेरी मेहनत की कमाई, मेरे फादर की 40 साल की नौकरी जो जुड़ी है उसकी कमाई है, ऐसे मैं कैसे वो कर सकता हूँ। तो अपील लगाई है उनके पास में। पता चला, अब ये भी पता था भाई मेरी 7 तारीख में मेरे बच्चे की शादी है, मैंने वहाँ पे कार्ड दिए, जो मेरे दोस्त के पास भी मैं कार्ड दे के आया हूँ। तो पता वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, तो पता चला 7 तारीख को अचानक से वहाँ पे कब्जा खाली कराने के लिए प्रशासन के कुछ लोग आए। कि भाई इसको कब्जा, मेरे केयर टेकर ने बताई, कोई यहाँ पे आए थे, तो प्रशासन से वो खाली करवाने, मतलब उनको दिलवाने के लिए, दूसरी पार्टी को उनको दिलवाने के लिए वो आए। तो मैं हैरानी कि भाई इन्होंने कितना प्री प्लानिंग से, 7 तारीख को मेरे बच्चे की शादी है और उनको लगता भाई ये तो आ नहीं पाएगा यहाँ पे। तो वो किया, वो कैसे, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस टाइम नहीं किया। उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में अगली बार आएंगे और ये ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी। तो फिर मेरे को पता चला भाई आप समाज से वो हो, तो आपकी मदद मैंने ली। जब मैं तो ये हैरान हूँ कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे, मतलब अच्छी नौकरी पे हम करते हैं, अच्छे लोगों में उठते बैठते हैं, जब मेरे साथ इतना वो अन्याय हो रहा है एक जाति विशेष वो सोच के, तो जो आम जनता है, जो गरीब लोग जो हैं, उनके साथ इस मतलब देश में कितना उत्पीड़न होता होगा, उनका कितना उनको सताया जाता होगा, उनको तो सुनवाई भी नहीं होती होगी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को सारा पता है कहाँ पे कंप्लेंट करनी, कहाँ। जब मेरे साथ ऐसा वो लोग कर सकते हैं तो एक आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं वो। साथियों, जहाँ तक मैं पूरे केस को ऑफ कैमरा भी सुनील सर से डिस्कशन हुआ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जाति को देखकर ही इनके साथ इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है,
उसमें जाति ही एक मेन फैक्टर दिखाई दे रहा है। और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको एससी कमीशन हरियाणा, आज स्पीड पोस्ट कर दी गई हैं एससी कमीशन दिल्ली पुलिस प्रोडक्शन के लिए, और जो भी रिलेटेड टू डिपार्टमेंट हैं एडमिनिस्ट्रेशन, उन सबको भी इसका कंप्लेंट भेज देंगे। और क्या कि थोड़ा भागदौड़ तो फॉलोअप तो करना पड़ता है जब कोई चीज़ इस तरह की क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जातिवादी मानसिकता के लोगों से लड़ना थोड़ा मुश्किल तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी का राइट्स है उससे वो भाग नहीं सकते हैं, लेकिन हमको तरीके पता होना चाहिए कि हमको उससे लड़ना कैसे है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुनील साहब को न्याय मिले, और जो ज़मीन उन्होंने बाकायदा खरीदी है जिसका स्टैम्प ड्यूटी भी गया होगा सरकार के पास, और 5-6 साल से उस पर वो खेती भी कर रहे हैं, तो अचानक से खाली एक जाति की मानसिकता कि भाई हमारा क्या कर लेगा ये, हम कब्जा लेते हैं। तो ये जो दूसरा सेक्शन है जो आज भी कहीं ना कहीं उसको ये सोच करके मानसिकता से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनके बस की कुछ है नहीं, ये कर नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों की दबंगई और उन लोगों का जो कास्ट मेंटलिटी सेट है वो आज से नहीं है, वो इस देश की आज़ादी से पहले से है। और हमने तो ऐसा भी देखा है कि वो आज भी उस संविधान को फॉलो करने की स्थिति में ये लोग नज़र नहीं आते हैं। तो कोशिश होगी कि इस पर सर को न्याय मिले, और अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम पंचकुला एससी कमीशन हरियाणा और जहाँ भी मीडिया या सोशल मीडिया पर हम इसको पूरी तरीके से परफेक्टली उठाएंगे। और इसका आपका पेपर सब आपके पास है? हाँ, ना? सारे मेरे पास। वो आप दे दीजिएगा हमें, और उसके साथ में भी आप एप्लीकेशन के साथ भी उनको लगाना हर पेपर को। मैंने कमिश्नर सोनीपत, कमिश्नर फरीदाबाद, क्योंकि जब वो इतना वो कर रहे हैं तो मेरे को वहाँ भी जान का खतरा भी हो सकता है, जान का खतरा भी हो सकता है। तो कमिश्नर सोनीपत, कमिश्नर फरीदाबाद, सीएम विंडो पे भी मैंने डाला है, SC/ST कमीशन नेशनल कमीशन में डाला है, हरियाणा SC/ST कमीशन में मैंने आज स्पीड पोस्ट जो है अपनी निवेदन जो है वो स्पीड पोस्ट से भेज दिया है। और साथियों, इस तरह की कोई भी घटना अगर किसी के साथ हो, आपका तो ये इतना बड़ा केस नहीं है, एक हमने पीछे केस था वो जब मुलायम सिंह की सरकार थी जी, तो एक शेड्यूल कास्ट महिला को निर्वस्त्र करके यहाँ आपका इलाहाबाद का केस है, गांव है दोना कांड के नाम से जाना जाता है वो केस, निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। उसमें 24 लोगों को सज़ा मिली थी, 22 या 24 लोगों को, जिसमें से 18-20 लोग मर चुके हैं, और 4-5 लोग मर चुके हैं, और 18-20 लोग अभी भी जेल में हैं। आप ये जातिवादी मानसिकता देखिए, जब वो वापस आते हैं पैरोल पे, अभी 2-2.5 साल पहले उस पीड़ित महिला के परिवार को सरकार की तरफ से कुछ ज़मीन दी गई थी, कुछ आर्थिक सहयोग किया गया था। उस ज़मीन पर उन जातिवादी मानसिकता के जो मनुस्मृति के पोषक कहता हूँ मैं, तो उनको उस पर आज अब 2 साल पहले देखिए कितना 94 का केस है ये, उसके बाद उस पर अब कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें हमने वहाँ पे पूरे पुलिस प्रशासन की SSP की मदद से उन महिला की उस ज़मीन को, खड़े ज़मीन को जो उपज थी उसको काट लिया गया था कब्जा करने के लिए। अभी तो उस पर उनको रिलीफ मिला, उनको ज़मीन मिली है, लेकिन ये कि फाइट थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अभी कुछ टाइम से, जैसे गर्मी में रात को लाइट आती है 11 बजे 2 बजे, तो क्योंकि दिन में मैं नहीं जा सकता, रात को मैं पानी चलाने के लिए वहाँ पे जाता हूँ कि मेरे पौधे ना मरे। तो घर में भी एक डर का माहौल रहता है, नहीं वहाँ पे इतनी सब प्रॉब्लम होती है तो रात को क्यों जाते हैं, वहाँ पे रात को मत रुका, और बिजली रात को ही आएगी तो रात को जाना पड़ेगा, जाना नहीं तो मेरे पौधे मर जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे। तो घर में भी डर का माहौल रहता है कि मेरे को नहीं, आपने वहाँ पर रुकना नहीं है रात को। तो कई बार फिर इनकी तसल्ली के लिए कई बार मेरे को होटल भी लेना पड़ जाता है, भाई चलो घर में शांति, कम से कम रात को मैं पानी चला के, लेकिन रात को होटल में रुकता हूँ, पता चला रात को ट्यूबवेल किसी ने पीछे से तार हटा दिए, तो इस तरह की भी मेरे साथ एक्टिविटी होती है कि पीछे से तार हटा दी जाती है तो पानी चलता नहीं, फिर मेरे को एक दिन और रात को रुकना पड़ता है वहाँ पे। तो सर, हमारी SC कमीशन और पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो SDM हो, तहसीलदार, उनसे भी अपील है कि इसमें जो रियल जस्टिस है, राइट जस्टिस है, वो डिलीवर करने के लिए कोशिश करें। ऐसा उम्मीद हम सरकार से भी करते हैं। सरकार से भी अपील है कि इस तरह की जो पूरे देश के अंदर एक माहौल बना करके और उन वंचितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं
देश के लिए ठीक नहीं है, आने वाले समय के लिए भी ठीक नहीं है। एक तरफ तो हमारी सरकारें जो ख़ास तौर से अब की सरकारें वो समरसता की बात करती हैं, तो इसमें समरसता कहाँ से होगी? फिर समरसता का मतलब है आप सबको बराबरी की बात कर रहे हैं। अगर उनको जस्टिस नहीं मिला तो आप बराबरी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक वो उसको चुनावी ढकोसलाई मैं कह सकता हूँ। ठीक है सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और उनके सारे पेपर भी हमारे पास हैं ऑलरेडी, सारे प्रूफ हैं, तो हम इस पर फाइट करेंगे अच्छे से। साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।